Hello, good morning class. Welcome back to yet another video of BST. In this video, we will discuss some important MCQ जो कि आपके respective जो फाइनल एग्जाम्स में आने वाले चैप्टर है उनसे रिलेटेड है। तो ये थोड़े से एक सैंपल एमसीक्यूज है, जिस तरह के एमसीक्यूज आपके पेपर में आने वाले हैं। बच्चों के डाउट्स रहता है कि मैम क्वेश्चंस तो समझ में आ जाते हैं, एमसीक्यू किस तरह से चैप्टर के बीच में से बन जाएंगे वो समझ में नहीं आता। तो ये मैंने कुछ सैंपल एमसीक्यूज बनाए हैं, चैप्टर वाइज देखेंगे उनको एक बार हम। So the first MCQ is the main motive of the private sector। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव पूछा है, ठीक है। तो देखो दो सेक्टर होते हैं हमारे, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो जो पब्लिक सेक्टर है उसको बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर तो नेम से ही समझ में आ रहा है प्राइवेट सेक्टर है। तो मैं दोनों के मोटिव बता देती हूँ। जो पब्लिक सेक्टर है उसका मेन मोटिव रहता है सोशल सर्विस। वहां पे जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मेन मोटिव जो है वो सोशल सर्विस रहता है। वहां पे जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनका जो मेन मोटिव रहता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो आप आंसर करके आएंगे वो क्या करके आएंगे, अर्निंग प्रॉफिट, अगर प्राइवेट सेक्टर आता है। तो पब्लिक सेक्टर आएगा तो आप लिखेंगे सोशल सर्विस। इंडियन इकोनॉमी इज अ डैश काइंड ऑफ इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी देखो वो ग्लोबल भी है, कैपिटलिस्ट भी है, सोशलिस्ट भी है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी को क्या कंसिडर किया जाता है, इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। The next question is ऑनलाइन बैंकिंग प्रोवाइड सर्विस टू द कंज्यूमर्स। ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, ऑनलाइन बैंकिंग ये होती है कि जो हम इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग हमारे जो बैंक को ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें लेन देन कर सकते हैं। तो वो 10 आवर्स 8 आवर्स नन ऑफ दीज 24 आवर्स। आप सबको पता है कि हम ऑनलाइन बैंकिंग का मतलब है हमारे इंटरनेट से, मोबाइल फोन से, लैपटॉप से 24 आवर्स के लिए बैंकिंग के सर्विसेज जो है वो अवेल कर सकते हैं। इवन छुट्टियों के दिन भी हम बैंकिंग की सर्विस अवेल कर सकते हैं। The next question is, it is a technique that distribute the risk 1% among many। ये एक ऐसी टेक्निक है जो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में कोई रिस्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वेयर हाउस में कोई रिस्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बैंकिंग में रिस्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस में होता है कि एक किसी क्लाइमेटी से बचने के लिए बहुत सारे लोग पैसा जमा करते हैं, उसमें से किसी एक को जब रिस्क होता है तो वो पैसा उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो रिस्क हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब एक कंपनी से अगर 10 लोगों ने इंश्योरेंस कराया है, उसमें से एक को लॉस हुआ है, तो ये जो सब 10 मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जो रिस्क डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किस में होगा, इंश्योरेंस में होगा। The two parties that interaction in B2C commerce are dash and dash। जो लेन देन होता है, जो इंटरेक्शन होता है B2C कॉमर्स में, तो हम इसका फर्स्ट वर्ड देखेंगे बी एंड सी। बी मतलब होता है बिजनेस एंड सी मतलब होता है कस्टमर, ठीक है। तो जो B2C कॉमर्स होता है उसमें इंटरेक्शन किस किस का होता है, बिजनेस एंड कस्टमर। अगर हम देखें बी एंड बी टू बी में इसको बोलेंगे B2B, बिजनेस एंड कस्टमर B2C, कस्टमर एंड कस्टमर C2C, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है बिजनेस टू कस्टमर। The next question is, running of factories and vehicles cause। क्या कौन सा पोल्यूशन होता है, यहाँ पे पोल्यूशन की बात करी गई है कि जब हम फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं, व्हीकल रन कर रहे हैं, तो कौन सा पोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे हमारे पास पहले ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, लैंड, वाटर, नॉइज पोल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो फैक्ट्रीज में मशीन्स का शोर आता है, व्हीकल्स में हॉर्न का जो शोर आता है, नॉइज आती है, तो उससे कौन सा पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल, एक ऑप्शन और होता एयर पोल्यूशन, तो ये भी करेक्ट आंसर हो सकता था, क्योंकि फैक्ट्रीज और व्हीकल से एयर पोल्यूशन भी होता है। नेक्स्ट इज व्हाई बिजनेस एथिक्स आर इम्पोर्टेंट। जो बिजनेस एथिक्स है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो बिजनेस एथिक्स होते क्या है। बिजनेस एथिक्स ऐसे कुछ नॉर्म्स होते हैं, ऐसे कुछ स्वेट्स होते हैं जो हर बिजनेस को पूरा करना चाहिए। आप उसको पूरा करने के लिए लायबल नहीं हो, लेकिन ये आपके मन की इच्छा पे है। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन है तो आप इनको पूरा करेंगे ही। तो क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस एथिक्स, इट फॉर्मुलेट द बिजनेस इमेज एंड बिल्ड द
ब्रांड, ठीक है, अगर आप बिजनेस एथिक्स को एक अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, सारे उसके नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं, तो इससे आपकी इमेज बिल्ड होगी, आपकी ब्रांड वैल्यू बिल्ड होगी। इसके बाद में है इट इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजन ऑफ द कस्टमर। इससे लोगों का बाइंग डिसीजन जो है इन्फ्लुएंस होगा। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेकर किसी सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, तो आपका बाइंग बिहेवियर इससे इफेक्ट हो सकता है। आप वो जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं वो सामान जाके बाय कर सकते हैं। बिल्ड कॉन्फिडेंस विद इन द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे कि नहीं, हमारी कंपनी ऐसा कुछ गलत काम नहीं करती है, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो सोशल एथिक्स पे काम करती है। तो ये जो सारे ही ऑप्शन है ये सही है कि बिजनेस एथिक्स से ये तीनों ही ऑप्शन इज important as business ethics. The next is equity shareholders are also called. तो हमें पता है equity shareholders को हम क्या कहते हैं, owners of the company। क्या केवल equity shareholders ही owners of the company है? No, इसके अलावा preference shareholders and रिटेन अर्निंग, ये सब ओनर्स फंड होते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही आपसे पूछा जाए, आपसे प्रेफरेंस शेयर रिटेन अर्निंग भी पूछा जा सकता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, क्या होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम एज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैरो देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नन ऑफ द अबव। मतलब ये कह रहे हैं कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बड़ी है। हमें हमारी सारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी चाहिए, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें किसको ध्यान में रखना चाहिए, सोसाइटी को। अगर कुछ ऐसा काम है जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रही है पूरा करने के लिए, लेकिन उससे सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, तो हमें पहले किसके बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में। नेक्स्ट इज द शेयर्स ऑफ अ डैश कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो देखो सेक्टर और कंपनी में क्या फर्क है, मैंने कहा था पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनीज होती है, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट कंपनीज होती है। यहाँ पे सेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें बोली कि कौन सी सी कंपनी है जिसके शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड केवल अपने लिमिटेड मेंबर्स को ही शेयर इशू करती है और वो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके शेयर बाहर से कोई भी आपस में लेन देन कर सकता है, उसको ट्रांसफर कर सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी इज मेड टू बी। अगर आप एक कंपनी फॉर्मेशन वाले चैप्टर्स की हम बात करें, तो जब आपको कंपनी फॉर्मेशन करनी होती है तो एप्लीकेशन, नेम अप्रूवल की एप्लीकेशन आप कहाँ देते हैं, सेबी में। सेबी में तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है ना, तो इसमें तो हम शेयर से रिलेटेड एप्लीकेशन देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया गवर्नमेंट को नहीं देंगे, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड विच कंपनीज टू बी रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रार्ड ऑफ कंपनी। तो रजिस्ट्रार्ड ऑफ कंपनी को हम जो है एप्लीकेशन देते हैं। The next question is the full form of MSME is। तो देखो M means micro, small, medium enterprises, micro, small and medium enterprises। So first option is correct, ठीक है। Next is small enterprises should have annual turnover at least। तो जो small enterprises है उनके पास कितना turnover रहना चाहिए, 10 crores। The next question is होलसेलर डील्स इन डैश क्वांटिटी ऑफ गुड्स। जो होलसेलर्स है वो किस तरह की क्वांटिटी पे वर्क करते हैं, स्मॉल, लिमिटेड, लार्ज और मीडियम। तो होलसेलर्स हमें पता है क्या काम करता है, होलसेलर प्रोड्यूसर से सारा ही सामान बल्क में खरीदते हैं और उसको बहुत सारे अलग अलग रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं। तो मतलब कि वो कौन से गुड्स पे काम करते हैं, कौन सी क्वांटिटी पे काम करते हैं, लार्ज क्वांटिटी पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज disinvestment of PSEs, private sector enterprises implies। disinvestment का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है
Sale of equity share to private sector, closing down operation, investing in new areas, buying shares of PSE. तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब बाइंग शेयर नहीं होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सेलिंग द इक्विटी शेयर ऑफ टू प्राइवेट सेक्टर की, जो गवर्नमेंट के पास जो खुद की कंपनी थी उसकी शेयर उन्होंने किसको कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, वो कंपनी को क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, इसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब अपना पैसा उसमें से बाहर निकाल लिया। The next question is, a government company is any company in which the paid up capital held of the government is not less than। एक गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जहां पे गवर्नमेंट की जो पेड अप कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए। तो किसी भी कंपनी का मालिक होने के लिए जो पेड अप कैपिटल आपके पास होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 51%। अगर किसी भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों के पास मिलके किसी भी कंपनी के 51 शेयर्स हैं तो कंपनी कौन सी कंपनी होगी, गवर्नमेंट कंपनी। The next question is, centralized control of MNCs imply control exercised by। MNCs जो होती है मल्टीनेशनल कंपनीज, उन पे कंट्रोल सेंट्रलाइज होता है, मतलब जो पॉलिसी मेकिंग्स होती है, जो प्लानिंग होती है वो सेंट्रलाइज होती है। तो वो सेंट्रलाइज फंक्शनिंग कहाँ से हो रही होती है, ब्रांचेस से, सब्सिडरीज से, हेडक्वार्टर से, पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट वो गवर्नमेंट कंपनी तो है नहीं एमएनसी, तो यहाँ पे उनके हर एक जो उनकी होम कंट्री है वहां पे उनका हेडक्वार्टर होता है, वहां से वो सेंट्रलाइज कंट्रोल करती है अपनी सारी ब्रांचेस पे। ठीक है, इसके बाद आता है, which of the following has the power of the government and the considerable amount of operating flexibility to private enterprises। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट की जितनी उनके पास पावर भी है लेकिन ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि हर चीज के लिए गवर्नमेंट से पूछना नहीं पड़ता, वो अपने ऑपरेशन अपने अकॉर्डिंगली कर सकती है। तो देखो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं वो तो पूरे के पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, इसमें सारी डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट की ही रहती है। गवर्नमेंट कंपनी की भी वही है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है कि बाय द लॉ, ये किसी लॉ से बने हैं, किसी एक्ट से बने हुए होते हैं और इनका फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट के अंडर होता है लेकिन इसकी जो मैनेजमेंट होती है वो प्राइवेट सेक्टर करता है। नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSEs, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इम्प्लाइज कि अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसका क्या मतलब है, सेलिंग ऑफ इक्विटी शेयर टू प्राइवेट सेक्टर, क्लोजिंग डाउन ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग इन न्यू एरियाज, बाइंग शेयर्स ऑफ PSEs। इसका आंसर होगा डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेना, अपना पैसा वापस ले लेना। तो उसका ऑप्शन होगा ए, सेलिंग ऑफ इक्विटी शेयर टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, the next question is, a government company is any company in which the paid up capital held government is not less than। a government company वो होती है जिनकी paid up capital कितनी होनी चाहिए, 51%। The next question is, which of the following is not a function of insurance। इसमें से ऐसा कौन सा है जो इंश्योरेंस का फंक्शन नहीं है। तो इसी के साथ देखो इंश्योरेंस का फंक्शन भी हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला रिस्क शेयरिंग है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि किसी एक क्लैमिटी से बचने के लिए बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कराते हैं, उसके लिए कुछ अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। तो जरूरी तो नहीं है कि सभी के साथ वो क्लैमिटी हो जाए, सभी को नुकसान हो जाए, उनमें से किसी एक को नुकसान होगा। ठीक है, तो जो सबसे पैसा मेरे पास आया, जो सबने इंश्योरेंस कंपनी को कुछ अमाउंट दिया था, वहां से उस लॉस की भरपाई करी जाएगी। तो यहाँ पे जो एक है रिस्क शेयरिंग, वो उसका फंक्शन होता है इंश्योरेंस कंपनी का। लैंडिंग ऑफ फंड, लैंडिंग ऑफ फंड असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो कौन सा काम नहीं करता, जो इंश्योरेंस है वो कभी भी असिस्ट नहीं करता है कैपिटल फॉर्मेशन को। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW। WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, तो WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट इज, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ नेम। CBI जो बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो एक बैंक का नाम है, वो सेंट्रल बैंक नहीं है। जो सेंट्रल बैंक इंडिया का है, जो सारे बैंकर्स का बैंक है, जो सेंट्रलाइज काम करता है, जहाँ पे प्लानिंग होती है, जहाँ पे फॉर्मेशन मेकिंग होती है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज एप्लीकेबल नहीं होगी? तो देखो, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ये लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता, बाकी के सभी इंश्योरेंस में अप्लाई होता है, बट लाइफ इंश्योरेंस पे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं होता। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपके नुकसान का केवल उतना ही पैसा देगी जिससे कि आप इमीडिएट बिफोर वाली कंडीशन में आ जाओ। ठीक है, जैसे कि आग लगी, नुकसान हुआ, आग लगने से जितना नुकसान हुआ इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना पैसा देगी कि आग लगने से जस्ट बिफोर वाली कंडीशन में आप आ जाएंगे। ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि आपके शॉप में बहुत सब्जी या फल की दुकान है, बहुत सारे फल है, सब्जी है, लेकिन वो सब खराब है, सड़ गए, अब उसमें आग लग गई। ठीक है, तो जब इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी ना, तो वो सड़े हुए आम को देख, वो जो फल है, सब्जियां, उनको देख के पैसा देगी, आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि किसी भी लाइफ का वैल्यू आप नहीं लगा सकते कि किसी की लाइफ कितनी वैल्यूएबल थी या फिर नहीं थी, इसलिए यहाँ पे जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट अगर आपको कोई देता है या आप किसी को देते हो, तो उसकी वैलिडिटी पीरियड जो है वो कितने मंथ का रहता है? 3 मंथ। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है इंडेमनिटी का, अभी मैंने आपको बताया कि लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं है, मरीन इंश्योरेंस में भी नहीं है, जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है मेनली वो किसका रहता है? फायर इंश्योरेंस का। The next is under what method payment is made at the time of physical delivery of goods। physical delivery का मतलब क्या होता है? ऐसा कौन सा पेमेंट मेथड है, पेमेंट तब करी जाती है जब आपके पास फिजिकली गुड्स आ जाए, आपके पास गुड्स पहुंच जाए। कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, प्रीपेड अमाउंट। तो देखो, कैश ऑन डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि कैश ऑन डिलीवरी, पैसा आप तब देना जब आपके पास डिलीवरी हो जाए। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड का मतलब है आप पैसा देंगे और आपके अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का मतलब है कि आप पैसा दे दो अभी, हम आपसे 1 महीने बाद में ले लेंगे। ठीक है, प्रीपेड अमाउंट मतलब कि आप पहले पेमेंट करो, बाद में आपको डिलीवरी होगी। ठीक है, तो जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी के समय जो पेमेंट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैश ऑन डिलीवरी। तो नेक्स्ट इज dash transactions have business firms at one and their customer and other hand। तो देखो, एक जगह पे तो क्या है? बिजनेस फर्म्स, और दूसरी जगह पे क्या है? कस्टमर्स। तो इसको, इस ट्रांजेक्शन्स को आप क्या कहेंगे? सी टू बी। सी टू बी का मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। नेक्स्ट इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट इज B2C, बिजनेस टू consumers। Then next is C2C, consumer to consumers। एक बार मैं आपको सब बता देती हूँ क्या है। ठीक है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कंज्यूमर टू बिजनेस करा जाता है तो वो कंज्यूमर टू बिजनेस में आता है। बिजनेस अगर कोई सामान खरीदती है दूसरे बिजनेस से, मतलब कि कंज्यूम नहीं कर रही है, बिजनेस टू बिजनेस सामान खरीदा जा रहा है बट कंजप्शन के लिए नहीं खरीदा जा रहा, तो वो B2B में आ जाता है। बिजनेस टू कंज्यूमर, अगर बिजनेस किसी कंज्यूमर्स के साथ डील कर रहा है, सामान बेच रहा है, तो वो बिजनेस टू कंज्यूमर में आ जाएगा। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर ही आपस में सामान खरीद रहे हैं, जैसे कि OLX में कि बेचने वाला भी कंज्यूमर है, खरीदने वाला भी कंज्यूमर ही है। ठीक है, तो वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बिजनेस फर्म्स और कंज्यूमर जिसमें होते हैं, तो बिजनेस फर्म्स और कंज्यूमर किसमें है? B2C में। The next is both seller and buyer are the business firms under what type of commerce transaction। मतलब सेलर भी बिजनेस है और बायर भी बिजनेस है, तो बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेस टू बिजनेस इज
ट्रांजैक्शन फर्म जिसमें बिजनेस और सेलर और बायर दोनों क्या होते हैं, बिजनेस, सेलर और बायर दोनों ही बिजनेस फर्म्स होते हैं, सॉरी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेम एज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैरो देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नन ऑफ दिस। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ब्रॉडर होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि अगर कभी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऐसा काम करने के लिए कहे जिससे कि सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, तो आप उसमें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करेंगे, उसमें आप क्या पूरा करेंगे, वहां पे आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे। ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the proposed nominal capital is more than 25 lakhs at the time of incorporation, then the company need to submit dash along with the application। ठीक है, ये कह रहा है if the proposed nominal capital is more than 25 lakhs at the time of incorporation, अगर incorporation के टाइम पे प्रपोज नॉमिनल कैपिटल आपकी 25 लाख से ज्यादा है तो आपको कंपनी नीड टू सबमिट कौन सा सर्टिफिकेट आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ, दोनों इनकॉर्पोरेशन सेम ही हो गया तो उसका आंसर होगा सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अगर आपकी प्रपोज कैपिटल 25 लाख से ज्यादा है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गवर्नमेंट company means any company in which not less than 51 paid up share capital is held by। ये हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट कंपनी वो गवर्नमेंट कंपनी है जिसके पास किसी कंपनी के 51% शेयर है, लेकिन किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, नीदर ए और बी और बोथ ए और बी, किसी के भी पास, दोनों को मिला के या दोनों में से किसी एक के पास, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या दोनों को मिला के भी अगर 51% शेयर है तो उसको क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा। तो इसमें आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI was established in, कब एस्टैब्लिश हुई थी, ये हुई थी जुलाई 1948 में। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI एस्टैब्लिश हुई थी 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंड रेज टू लोन्स एंड बोरोइंग्स आर, अगर आप फंड रेज कर रहे हो, पैसा रेज कर रहे हो, कैसे, लोन्स और बोरोइंग से, तो वो फंड किस तरह का होगा, वो फंड होगा बोरोइंग से, है ना, बोरोड फंड होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फंड रेज थ्रू लोन्स एंड बोरोइंग्स आर borrowed fund। The next question is, debentures represent, डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फिक्स कैपिटल ऑफ द कंपनी, फिक्स कैपिटल डिबेंचर नहीं होते, परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी, इसका रिपेमेंट करना पड़ता है, परमानेंट कैपिटल भी नहीं है, फ्लक्चुएटिंग भी नहीं है, लोन कैपिटल होती है डिबेंचर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी। एंड next question is, fund required for purchasing current assets is an example of, current assets को purchase करने के लिए किस तरह के fund requirement है, हाँ, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, प्लगिंग बैंक ऑफ प्रॉफिट और लीज फाइनेंसिंग। देखो यहाँ पे बात हो रही करंट असेट्स की। ठीक है, करंट असेट्स बहुत कम अमाउंट में खरीदी जा सकती है, जैसे कि गाड़ी हो गई। ठीक है, तो उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर हम फिक्स असेट्स की बात करें तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फिक्स कैपिटल की, लेकिन करंट असेट्स के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश कैन चेक द प्राइस फ्लक्चुएटिंग in the market by holding back the goods when price fall and release goods when price rise। ठीक है, यहाँ पे किसी एक ऐसे सेक्टर की बात हो रही है जिसमें वो अपने पास में सामान स्टोर करके रखते हैं और जैसे ही गुड्स व्हेन प्राइस फॉल, ठीक है, जब प्राइस गिरते हैं
तो गुड्स को स्टोर कर लेते हैं और जब प्राइस बढ़ते हैं तो गुड्स को बाहर निकालते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इनमें से देख लो ऐसे कौन से है जो अपने पास सामान होल्ड करके रखते हैं, होलसेलर, एजेंट, रिटेलर, मर्चेंडाइज एजेंट, ठीक है। तो होलसेलर जो है वो होल्ड करके रखते हैं, तो प्राइस फ्लक्चुएशन का अगर रीजन किसी को माना जाता है तो वो होलसेलर को माना जा सकता है। The next question is, it is a network of numbers of branches situated in the different localities in the city or different parts of the country. ठीक है, ये कैसे टाइप का इंटरनल बिजनेस है जहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस सिचुएटेड, किसी एक ही शॉप की नंबर ऑफ ब्रांचेस डिफरेंट लोकेलिटीज में या फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज में सिचुएटेड रहती है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, मल्टीपल शॉप, हायर परचेज सिस्टम, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स और इंटरनेट मार्केटिंग। तो जो मल्टीपल शॉप्स है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है जो शहर के अलग अलग कोने में या फिर एक ही शहर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोकेलिटीज में ओपन रहती है। तो बेटा ये कुछ एमसीक्यूज थे जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि हम कैसे मिड ऑफ द चैप्टर में से फाइंड आउट करें। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यूज सबसे इजी रहेंगे आपके लिए, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं पड़ता, बस सबसे कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्स के लिए जरूरी है। थैंक यू।